रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जिस हिसाब से लोगों का रुझान है उस हिसाब से पहले की अपेक्षा अब में गिरावट तो हुई है। इस तरीके से दोनों जो प्रत्याशी है वो लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समर्थक रामसूरत राय का है, क्योंकि रामसूरत राय का टिकट काटा गया था। डायरेक्टली रूप से रामा निषाद का कहीं कोई विरोध नहीं है। इच्छुक और बागी जो है वो राह मुश्किल करेंगे एनडीए की, वो गायघाट हो या अन्य। नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण और आप देख रहे हैं बिहार तक। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। तमाम पार्टी के बड़े नेता चुनावी सभा और रोड शो में लगे हुए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जिले की यदि हम बात करें तो 11 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 5 पर बीजेपी अभी विधायक हैं और 4 पर राजद, 1 पर जदयू और 1 पर कांग्रेस विधायक हैं। इस बार की यदि बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है कि जन सुराज भी कई एक सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला करता दिख रहा है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के स्थानीय पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले बीजेपी का किला कहा जाने वाला जो पहले राजद का हुआ करता था, पारू, बरुराज और साहेबगंज। पारू में भी बीजेपी विधायक है, इस बार वो बागी हैं और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एनडीए से प्रत्याशी हैं अशोक सिंह। वहीं अरुण सिंह जो बरुराज विधायक हैं। और साहेबगंज की बात करें तो साहेबगंज बराबर चर्चा में रहा, क्योंकि वहां पर वीआईपी से एनडीए में जीते थे राजू सिंह और बीजेपी में आ गए और बीजेपी में मंत्री भी बने। फिलहाल काफी दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है। क्या लग रहा है मनोज जी, आप तो काफी नजदीक से पारू, साहेबगंज, बरुराज को देख रहे हो और बीजेपी का किला है, यानी बीजेपी की बढ़त बढ़ाने वाला वो 3 विधानसभा, इस बार क्या लग रहा है वहाँ? अभी जिस हिसाब से लोगों का रुझान है उस हिसाब से पहले की अपेक्षा अब में गिरावट तो हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं। गिरावट इस सेंस में भी है कि जैसे जो पहले अभी करंट विधायक थे, पारू की बात कर लीजिए तो वो बागी हो गए। हाँ, अशोक सिंह वो बागी हो गए। अब उनके जगह जो है जो इससे पहले वाले मदन चौधरी जो थे वो 4 नंबर के थे उम्मीदवार में, जो उतना उनका जो वोट आया था उनके जगह उनको लाइए बागी है। शंकर राय निर्दलीय होकर के दूसरे स्थान पर थे, निर्दलीय थे, दूसरे स्थान पर थे। अभी जो उनका तैयारी है, जो खास करके अगर करे कि बात करें इनको टिकट कटने के बाद अशोक सिंह का, तो कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी का जो है तिलिस्म ढहेगा। जिस हिसाब से अभी मतलब मुकाबला दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है और भारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी ओर जब साहेबगंज की बात करते हैं तो साहेबगंज में सबसे बड़ा फैक्टर बीच में प्रशांत किशोर का है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से राजपूत ही उम्मीदवार हैं जो अभी वर्तमान में राजू सिंह, और दूसरे तरफ से जो प्रशांत किशोर की पार्टी से वो भी राजपूत ही हैं। तो वहाँ जो है वोट का डाइवर्सन होगा। वहाँ भी जो टक्कर है कुल मिलाकर के कांटे की टक्कर दिखेगी। जो वन साइडेड एक बार में बीजेपी ले जाती थी, ये तीनों किला बरुराज बड़ी शांत और शालीन अरुण सिंह है, लेकिन इस बार बरुराज में भी इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो पहले उम्मीदवारी था, जो पहले आप चुनाव देखे हैं कि एक बार जब स्टार्ट होता था तो हम लोग भी निश्चिंत थे कि तीन वो जो है वहां से फाइनल हो जाता था। लेकिन इस बार सभी सीटों पर जो है सभी सीटों पर टक्कर देखने को मिलेगा। इस बार दिलचस्प मुकाबला लग रहा है। अच्छा, शहर के पास कांटी की बात करें तो अजीत कुमार पिछली बार निर्दलीय लड़े थे और सेकंड पोजीशन पर थे। इस बार वो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जदयू से एनडीए के समर्थित जदयू से प्रत्याशी हैं और मुकाबला दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि राजद से इसराइल मंसूरी जीते थे और मंत्री बने, तो पूर्व मंत्री और पूर्व मंत्री की लड़ाई है कांटी में। वहाँ भी आसान नहीं है दोनों के लिए, चाहे इसराइल मंसूरी हो राजद से, चाहे अजीत कुमार हो जदयू से, दोनों के लिए आसान नहीं है। अगर दोनों लोग, खास करके कहा जाता है कि कांटी में जो है भूमिहार बहुलक ज्यादा क्षेत्र है वहाँ पे, तो अगर ये चूंकि जदयू से है और भूमिहार है तो अगर जनसुराज के सुदर्शन मिश्रा ये अगर समेटने में लग जाए, दूसरी ओर जो जनसुराज से सुदर्शन मिश्रा है अगर वो कुछ काट ले तो उसमें आसान है। फिर बात करेंगे। अभी हम औराई विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विवेक लगातार औराई की खबरों को बंद आप कर रहे हैं और हम भी लोग भी जा रहे हैं वहाँ। इस बार सहनी वर्सेस सहनी लड़ाई है और काफी दिलचस्प है, क्योंकि दोनों ओर से नया चेहरा। अभी तक यदि महागठबंधन की बात करें तो काफी दिनों से गणेश यादव और अर्जुन राय, सुरेंद्र राय लड़ा करते थे, रामसूरत राय। इस बार सहनी रामा निषाद बीजेपी से तो भगविंदर सहनी पीआईपी से। इस बार क्या लग रहा है? देखिए, इस बार दोनों पार्टी नया प्रयोग की है, क्योंकि जिस तरीके से जो औराई यादव नाम से मतलब जाना जाता था कि यादव के कैंडिडेट ही होंगे तो वहां से जीत पाएंगे, चाहे वो भाजपा के विधायक हो या
क्या आरजेडी के विधायक हो या अन्य गठबंधन के विधायक हो, वो प्रयोग पिछले बार भी महागठबंधन ने एक प्रयोग किया था, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया था आफ्ताब आलम को, लेकिन उसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा महागठबंधन को, और इसी का 50,000 वोट के कारण, नए प्रयोग के कारण। लेकिन उस समय बात ऐसा था कि यादव समुदाय के लोग रामसूरत राय को टिकट बनाया गया था, जो समीकरण में फिट बैठ रहे थे, और मुस्लिम समुदाय से आफ्ताब आलम को बैठाया गया था, वो भी समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि वहाँ हम शुरू से अभी जो नया समीकरण है इसमें सहनी वोटर के है, और सहनी दोनों महागठबंधन की तरफ से सहनी प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से दोनों जो प्रत्याशी है वो लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समर्थक रामसूरत राय का है, क्योंकि रामसूरत राय का टिकट काटा गया था डायरेक्टली रूप से, रामा निषाद का कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन रामसूरत राय के जो समर्थक चाह रहे थे कि रामसूरत राय को टिकट मिले। एक अहम बात और भी है कि वहां पर दो प्रत्याशी और चर्चा में है, राधा रमन जनसुराज से और अखिलेश यादव जो गणेश यादव के बेटे हैं, वो भी निर्दलीय आ गए। हम देखिए अभी मतलब औराई में कहना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर जो मेरी समझ है, वो मेरी गणित कह रही है कि अभी जो दोनों कैंडिडेट खड़े हुए हैं, चाहे वो आफ्ताब आलम हो, अखिलेश यादव हो और जनसुराज के पार्टी हो, ये ज्यादातर नुकसान महागठबंधन को करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन के प्रत्याशी रहे हुए हैं आफ्ताब आलम। जनसुराज वाले तो राधा रमन सीधे रूप से उनकी भूमिहार समाज चाहते हैं और एनडीए लेकिन आफ्ताब आलम है जो महागठबंधन के प्रत्याशी रहे हुए हैं, अखिलेश यादव भी किसी जमाने में महागठबंधन के प्रत्याशी, उनके पिताजी भी महागठबंधन, और रहा जो जनसुराज के, तो जनसुराज के जो प्रत्याशी है वो औराई में पहली बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनकी सक्रियता भाजपा को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इन दोनों की सक्रियता महागठबंधन के लिए मतलब बड़ा हो सकता है, क्योंकि यादव को समझ। अगर कांटी की बात करें तो कांटी में अजीत कुमार लगातार बने हुए थे, और इसराइल मंसूरी भी चूंकि मुखिया थे तो मंत्री भी थे, बने हुए थे, तो कांटी की स्थिति जो है वो क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए कांटी की स्थिति है कि इसराइल मंसूरी भी जिसे मंत्री काल में हुआ है, तो वो अपने कौम में काफी विकास किए में कोई दो मत नहीं है। हम लोग दामोदरपुर में रहते हैं, आरसीएम गली में, जहाँ आज भी नल जल और रोड नहीं है, जो आए दिन लोग गिरते रहते हैं हमेशा। तो स्थानीय मुद्दे जो है वो हावी होंगे जी। संदीप, शहर की यदि बात करें तो लगातार बड़े नेताओं की कैंपेनिंग भी हो रही है, और भाजपा ने भी एक नया प्रयोग कर दिया। मजे हुए खिलाड़ी विजेंद्र चौधरी जो कांग्रेस से प्रत्याशी है महागठबंधन, उनके सामने नया चेहरा रंजन कुमार को दे दिया है। एक नया प्रयोग है कि सुरेश शर्मा लड़ा करते थे, उनकी नाराजगी भी सामने आई थी, हालांकि वो सब मैनेज हो गया। तो क्या लग रहा है शहर की स्थिति तो काफी, और डॉक्टर एके दास को भी इनकार नहीं कर सकते, डॉक्टर एके दास की भी स्थिति जनसुराज के माध्यम से काफी सक्रियता दिख रही है। मुजफ्फरपुर में नेक टू नेक फाइट होगी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, चूंकि भाजपा के वोटर थे कायस्थ समाज से, और इस बार कायस्थ समाज के प्रत्याशी एके दास जनसुराज से हैं, वो मतलब कायस्थ कहीं ना कहीं अगर उनके साथ चले जाते हैं तो भाजपा के वोट करते हैं। एके दास को केवल अब जातीय बात नहीं करी, एके दास भूमिहारों के मूल्य में घूम रहे, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, तो वो भी सक्रिय, अब त्रिकोणीय मुकाबला से इनकार नहीं कह सकता। पहले ही कहा कि नेक टू नेक फाइट होगी मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो। हाँ, भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि बिल्कुल नया चेहरा है, नया भी नहीं कर सकते, 2 बार के जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं भाजपा में, सक्रियता थे उनकी, कोरोना काल वगैरह भी काफी सक्रिय थे। रंजन जी नया चेहरा नहीं, अब मतलब जनता को बताना नहीं पड़ता है। जैसे सुरेश शर्मा कद्दावर नेता थे, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनका टिकट काट के रंजन कुमार को दिया गया था। वीरेंद्र चौधरी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो कोरोना से ग्रसित थे, 2 साल तक लगभग वो बेड पे थे। 3 साल का इधर का जो कार्यकाल है उसमें भी 2-2.5 साल वो। लेकिन वीरेंद्र चौधरी की जो चुनावी रणनीति है उसको आप भली बात ही देख रहे हैं, हमने कई चुनाव को देखा है, कई पार्टियों से वीरेंद्र चौधरी लड़े हैं, लेकिन वो मात दे देते हैं। वीरेंद्र चौधरी पूर्व और अब वाले में ये अंतर है कि वीरेंद्र चौधरी की अभी तक एक सभा नहीं हुई है। पूरे मुजफ्फरपुर में आप देख ले कि महागठबंधन की एक सभा वीरेंद्र चौधरी के लिए नहीं हुई है, और वीरेंद्र चौधरी खुद भी भाषण नहीं दे पा रहे, बीमार चल रहे थे। खुद आप लोगों ने देखा कि 2-2 बार नहीं कहता माहौल, और वो पुराने कद्दावर नेता है, अच्छी पकड़ है उनकी, वैसे समाज पे है, मुस्लिम में भी उनकी पकड़ है, क्योंकि महागठबंधन से प्रत्याशी है, मुसलमान भी उनका कोई विरोध नहीं है। और कहा जा सकता है कि काम के मामले में अगर वीरेंद्र चौधरी को आप 10 में से 2 अंक दें, और उनकी जो सामाजिक पकड़ है उसमें 10 में से। राजनीतिक पकड़ मुजफ्फरपुर में निश्चित से कम नहीं आकी जाएगी, उनकी अलग एक पकड़ है, बड़े नेताओं की रैली हो, सभा न हो, लेकिन वीरेंद्र चौधरी अपनी रणनीति बनाने में माहिर है। अच्छा, गाय घाट चलते हैं, गाय घाट का भी मुकाबला इस बार दिलचस्प है। जो कोमल सिंह पिछली बार एलजेपी चिराग पासवान की अलग जो पार्टी उससे लड़ गई थी, और जदयू के महेश्वर यादव हार गए थे, इस बार वो एनडीए प्रत्याशी हो गई है, जदयू से प्रत्याशी है, और निरंजन राय सिटिंग विधायक है राजद के। वहीं महेश्वर यादव अब जदयू छोड़ के राजद में आ गए, उनके बेटे ने ज्वाइन कर लिया। एक अशोक सिंह है
जो पिछली बार भी उनको अच्छा खासा वोट आया था और राजपूत समाज से आते हैं, गायघाट राजपूत बहुल इलाका भी है। इस बार वो जन सुराज से आ गए हैं, तो वहाँ का क्या समझ में कुछ लग रहा है? बिछुक्त और बागी जो हैं वो राह मुश्किल करेंगे एनडीए की, वो गायघाट हो या अन्य जो 11 विधानसभा मुजफ्फरपुर से हैं, वो जो बिछुक्त हैं बागी हैं वो करेंगे। जैसे महेश्वर यादव वो कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ कोमल सिंह यहाँ से जीते, तो वो पहले ही हो चुका है कि वो राजद में चले गए हैं और उनके बेटे लगे हुए थे टिकट के लिए, तो वहाँ भी मुश्किल है। कुढ़नी की बात कीजिए तो कुढ़नी में भी अवोध जो भाजपा से ही थे वो बागी हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं केदार गुप्ता के लिए मुश्किल खड़ा करेंगे। पारू में अब देख रहे हैं अशोक सिंह ने लिया। लेकिन एक चीज और है, जिस तरीके से कुढ़नी में केदार गुप्ता मंत्री हैं और 2 बार विधायक 3 बार रह चुके, तो ऐसे में राजद का भी बबलू कुशवाहा नया नाम है, तो कहने का मतलब कि इतना हल्का चुनाव नहीं होने जा रहा है। बोले तो कि पूरा 11 की 11 विधानसभा सीटों पर नेक चुनाव। सकरा की नहीं बात करें तो अशोक चौधरी जदयू से वर्तमान में विधायक और उनके बेटे आदित्य इस बार जदयू के प्रत्याशी हैं और उमेश राम कांग्रेस के प्रत्याशी है। और सकरा इसलिए दिलचस्प है कि कांग्रेस के बड़े नेता यानी राहुल गांधी और तेजस्वी की ज्वाइंट सभा यदि किसी विधानसभा में हुई मुजफ्फरपुर में चुनाव को लेकर के, तो सकरा में हुई। सकरा क्या लग रहा है आपको, समझ में क्या आ रहा है सकरा को? सकरा को कह सकते हैं कि जो विरासत में राजनीतिक है वो पुत्र का अपना वो सेक रहे हैं, लेकिन टक्कर है इसमें, कहीं कोई दो मत नहीं। पुराने खिलाड़ी है, राजद अपने पुराने खिलाड़ी पर भरोसा किया, लेकिन बहुत कम का मार्जिन था पिछले चुनाव के। हम लोग जदयू जो है अपने नए जो बिल्कुल नया चेहरा है, अभी जो कहा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल में अभी नया उतरा ही, पहला बार जो टिकट ही मिला है, लेकिन जो राजद जो है अपने पुराने खिलाड़ी पर ही भरोसा देता है। अच्छा, एक अंतिम विधानसभा क्षेत्र बोचहा पर भी बात करना होगा, क्योंकि बोचहा के जो राजद के प्रत्याशी हैं अमर पासवान, A to Z पिछले बीते चुनाव जो उपचुनाव हुआ था उसमें भूमियारों ने भी वोट किया था और इस बार भी उसको फोकस किए हुए हैं। पार्टी लाइन तो है ही, लेकिन अपने वो चाह रहे हैं कि कोर वोटर खुद का बनाए और भूमियारों में सनमारी हो ताकि जीत हो सके। वहीं बेबी कुमारी जो निर्दलीय चुनाव जीत गई थी, इस बार चिराग ने खुल के मंच से भी कह दिया था कि रामविलास जी चाहते थे उनको टिकट देना, पारिवारिक कारण नहीं दे सके, तो बेबी कुमारी भी महिला होकर लेकिन 5 साल सक्रिय रहती हैं। तो बोचहा क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है? बोचहा में भी मिला जुला के फाइट रहेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। बोचहा में चूंकि बेबी कुमारी भी विधायक रह चुकी हैं, चाहे जिस कंडीशन में विधायक रही हैं, और साथ में एनडीए का सहयोग है, और अभी जो वर्तमान में है इनके साथ भी है कि अभी जो वर्तमान में विधायक है राजद के है, और राजद के लगातार जो नेतृत्व की तरफ से है बड़े बड़े नेताओं का दौरा चल रहा है, और ये कहा भी जा रहा है कि जो बोचहा होगा ये उसमें किसका क्या जाएगा। सबसे बड़ा वहाँ चुनौती भूमिहार वोटर्स होते हैं, जो दोनों लोग जो है दोनों पार्टी साधने में जुटे हैं। बिल्कुल, तो मुजफ्फरपुर जिले की हम बात करें तो 11 विधानसभा क्षेत्र में काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और वहीं ओवरऑल जो चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में अभी तक जो सामने आया है मामला, इस अनुसार तमाम पार्टियां सबसे पहले लगी हुई है कि जो सिटिंग सीट है उन सीटों को बचाया जाए, क्योंकि जन सुराज ने आकर के कई एक सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है, जिसमें मुजफ्फरपुर सीट भी त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। वही गायघाट की बात करें तो मुजफ्फरपुर और गायघाट में जन सुराज फैक्टर बन चुका है। वही कांटी की यदि बात करें तो अजीत कुमार चूंकि निर्दलीय भी काफी अच्छा खासा वोट लाए थे बीते चुनाव में, और बीजेपी से जदयू में आए हैं और प्रत्याशी हैं, तो उनकी सक्रियता अधिक दिखी जा रही है। और इसराइल मंसूरी चूंकि सिटिंग विधायक हैं, तो इसको लेकर के वहां पर माहौल बराबर का है, जीत हार का अंतर काफी कम होगा, सक्रियता बनी हुई है। और मीनापुर की बात करें तो राजद के कई बार से विधायक मुन्ना यादव हैं, मुन्ना यादव को इस बार टक्कर दे रहे हैं अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा की सक्रियता काफी रहती है, जदयू से प्रत्याशी हैं। उनके पिताजी की बात करें तो मीनापुर में जीते हुए भी हैं और मंत्री भी थे, लघु सिंचाई मंत्री भी रहे हुए हैं। तो ऐसे में तमाम अगर जो मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो दिलचस्प होता दिख रहा है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र 11 में से बात करें तो एक तरफा वोटिंग की उम्मीद नहीं है कि फलाने जगह फलाना लीड कर चुका है। जीत हार के अंतर जो है वो अभी तक के जो देखने से लग रहा है काफी कम होगा। कसमकश है, ज्यादातर जगह पर सीधी लड़ाई दिख रही है महागठबंधन एनडीए में, तो वहीं कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से मनभूषण शर्मा।